खर्च और निवेश, इन दोनों के बीच तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है, जो कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग से अपना सकते हैं। और योर मनी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के वो तमाम गुर सिखाता है जिनसे आप बचत के साथ अधिक से अधिक निवेश भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और आज मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं अपना पैसा के हर्षवर्धन रुंगटा साहब। हर्ष जी, आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए हर्ष जी के साथ हम आज बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपके कॉल लें, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपको सुझाव दें उससे पहले कुछ यहां पर बातचीत हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में दरों में कटौती के संकेत मिल चुके हैं। ऐसे में बैंक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दरों में कटौती करने का फैसला ले सकते हैं। कौन से आकर्षक एफडीज का विकल्प यहां पर मौजूद है और आप कहां पैसा लगाकर ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हर जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आगे चलते हुए ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ब्याज दरें घटा देगा और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की तरफ देखा जा सकता है। तो क्या एक फाइनेंशियल डिसीजन जब आप लेंगे तो यही एक सही डिसीजन होगा कि आप एफडीज की तरफ देखें या कई विकल्प आपके सामने हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इर्रिस्पेक्टिव की ब्याज की दरें कहाँ जाएंगी, क्या जाएंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि आपको डेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में कितना करना है, गोल्ड में कितना करना है, रियल एस्टेट में कितना करना है, जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग की भाषा में जिसे एसेट एलोकेशन कहते हैं कि कितना पैसा कहाँ लगाए। वो डिसीजन आई थिंक वो डिसीजन इंटरेस्ट रेट्स के परे है। अब अगर कोई पैसा आपने नक्की किया है कि वो आपको फिक्स्ड इनकम में लगाना है, तब ये परिवेश आता है कि अब ब्याज की दरें गिरने वाली हैं, तो उससे मैं फायदा कैसे उठाऊं फिक्स्ड इनकम के संदर्भ में। ओके। तो उसमें भी नंबर वन ऑप्शन बैंक फिक्स डिपॉजिट तो है ही, अभी कर लीजिए, ब्याज की दरें घट जाएगी, बाद में करने में क्या मतलब है। लेकिन अगर थोड़ी सी रिस्क आप ले सकते हैं, अगर स्लाइटली, तो लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर कम से कम 3 साल का नजरिया हो आपका, 3 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से 3 साल में रिस्क भी कम हो जाती है। 3 साल में तो ब्याज की दरें घटनी ही चाहिए, ऐसा लगता है। बिल्कुल प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा लगता है। तो जब ब्याज की दरें घटती हैं तो बॉन्ड्स के भाव बढ़ते हैं, ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है जी। तो इस तरीके से अगर आज आप खरीद लेते हैं और ब्याज की दरें वाकई गिरती हैं, सिर्फ अगले साल की शुरुआत में ही क्यों, उसके बाद भी और गिरने की आशाएं हैं, तो फिर वो बढ़ते ही जाएगी। और अगर तो आपका जो रिटर्न है वो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और सेकंड, अगर 3 साल तक आप उसको होल्ड करिएगा तो वो टैक्स के नजरिए से भी बहुत अच्छा रिटर्न है। इसलिए नंबर वन ऑप्शन गिरती ब्याज से फायदा उठाने का लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड है आज के लिए। बैंक फिक्स डिपॉजिट जितना सेफ नहीं है, लेकिन बेहतर रिटर्न पोस्ट टैक्स एंड एक्चुअल रिटर्न पाने के लिए एक बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा और विस्तार में अगर हम गिल्ड फंड पे बात करें कि किस तरीके से ये काम करते हैं और इसमें क्या ऑप्शन आपके पास रहते हैं, अगर आज कोई निवेश करना चाहता है तो कैसे जा सकता है गिल्ड फंड में? तो डायरेक्टली गिल्ट फंड यानी सरकार जो बॉन्ड इशू करती है उसे गिल्ट कहते हैं। तो उसमें डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ही पेचीदा थोड़ा सा उसका प्रोसीजर है। तो इनडायरेक्ट तरीका यह है कि आप गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड की तरह सभी के हैं। उसमें भी कई तरीके के गिल्ट फंड होते हैं। ऐसे फंड होते हैं जो कि अभी जो फंड्स को मैच्योर होने में बहुत समय है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई जिनका 5 या 7 साल में मैच्योर होने वाले उनमें करते हैं, कोई 1 या 2 या 3 साल में मैच्योर होने वाले होते हैं उसमें करते हैं। शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड्स, मीडियम टर्म गिल्ड फंड्स, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स, कोई होते हैं जो सब में थोड़ा थोड़ा करते हैं। आज की तारीख में लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स यानी जो 10 साल से ज्यादा या 7-8 साल से ज्यादा मैच्योरिटी के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन फंड्स में इन्वेस्ट करने में काफी फायदा है। क्योंकि जब ब्याज की दरें घटेगी, अगर घटेगी तो उनमें सबसे ज्यादा रेट्स में इजाफा होगा, और रेट्स में इजाफा होगा यानी आपको फायदा होगा।
आप चाहे पहले भी निकलें तो भी आपको फायदा हो जाएगा अगर आप ब्याज घटने के बाद बेचते हैं। जी, एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बीच में कि ये तो हमने मान लिया कि जैसे ब्याज घटेगा तो फायदा बढ़ता जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता कभी किसी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, अर्थव्यवस्था के चलते उल्टा हो जाए कि वापस से जो ब्याज का साइकिल है, जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है, रिवर्स हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए मैंने कहा कि ये बैंक फिक्स डिपॉजिट जितना सेफ नहीं है, गारंटीड रिटर्न नहीं है। अगर ब्याज की साइकिल उल्टा हो जाता है, अंदाजे के मतलब अंदाजे के बिल्कुल विपरीत अगर ये उल्टा हो जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है। बट नुकसान यानी गिल्ट, अगर 3 साल का नजरिया है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये हो सकता है कि 7-8% का रिटर्न आने के बजाय 4-5% का रिटर्न आएगा, वो भी पोस्ट टैक्स आएगा अगर 3 साल तक होल्ड करेंगे। इसीलिए जो रिस्क ले रहे हैं वो इतनी बड़ी नहीं है वर्सेस जो फायदा हो सकता है वो, मतलब आपको हो सकता है 3 साल तक होल्ड करें तो 10, 11, 12% भी हो सकता है। क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है बिकॉज सरकार द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स हैं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो रिस्क ले रहे हैं उसके एवज में आपको जो रिटर्न मिलने की अपेक्षा है वो काफी अच्छी है। चलिए, अब थोड़ा अगर सेफर ऑप्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, एफडीज की तरफ देखा जाए तो वहां पर क्या विकल्प है, या वहां पे फिर आप क्या नजरिया लेके चलेंगे, या कैसे चुनाव करेंगे कि क्या मैं कौन से एफडी में जाऊं या किस तरह के एफडी में, या आप किसी भी पीएसयू बैंक की एफडी में जा सकते हैं? पीएसयू क्यों, कोई भी अच्छी बैंक की एफडी में आप जा सकते हैं, जिस बैंक पर आपको भरोसा, बड़ी बैंक हो बशर्ते, तो चाहे पीएसयू हो चाहे प्राइवेट हो, लंबे अवधि में जाइए, क्योंकि आज लॉक इन कर लेंगे तो लॉक इन हो गया। अगर आप 2 साल करेंगे तो जब 2 साल के बाद आपका मैच्योर होगा उस समय आपको कम रेट मिलेगी शायद। ओके, तो इसलिए लंबी अवधि में लॉक इन कर लीजिए। आज अगर एक मुश्त पैसा है तो, एक मुश्त नहीं है, फ्यूचर का पैसा आज की रेट में लॉक इन करना है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिया में अवेलेबल है, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर 5 साल की मैं आज रिकरिंग डिपॉजिट करता हूं तो फ्यूचर में जो मैं पैसा जमा करूंगा उस पे भी मुझे रेट आज की मिल रही है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कहीं अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल है। मेरे ख्याल से जिनको ये मतलब फ्यूचर के पैसे पे आज की रेट ये मिलने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट एकदम बढ़िया ऑप्शन है। चलिए, तो ये वो ऑप्शंस हैं जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलते हुए जो रिजर्व बैंक है वो ब्याज में कटौती, यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, और ऐसे में आपके लिए क्या बेहतरीन विकल्प होंगे और किस तरीके से आप अपने पैसे से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे, चाहे वो गिल्ड फंड्स हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर जैसा हर्ष जी कह रहे हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट का भी एक बहुत शानदार ऑप्शन आपके पास है। तो ये विस्तार से हमने चर्चा की है, आगे भी आपको इस पर और जानकारी देते रहेंगे। तो यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सिलसिला आपके सवालों का और हर्ष जी से लेंगे उनके जवाब। आइए सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर शुरू करते हैं। हर्ष जी हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ देखते हैं कि हम किस तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद कर पाते हैं। विकास मोहन केडिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से फोन नहीं लग पाया। कोई बात नहीं, उनका पूरा प्रोफाइल पोर्टफोलियो हमारे पास है। सबसे पहले देख लेते हैं उनका प्रोफाइल। 36 वर्ष के हैं विकास जी, विवाहित हैं, 2 बच्चे हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो उन्होंने अपना भेजा है, 1 लाख का बैंक एफडी किया हुआ है, 1,28,000 रुपए पीपीएफ में उन्होंने डाले हैं और 60,000 रुपए का रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश उन्होंने कर रखा है। अब इसके अलावा विकास एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी इक्विटी फंड, आईडीएफसी प्रीमियर फंड और में एसआईपी में 2 लाख का निवेश भी उनका है। विकास के पास जहां तक इंश्योरेंस का मामला है तो 50 लाख रुपए का टर्म प्लान है, 6 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी उन्होंने ले रखा है। लक्ष्य सुन लेते हैं उनके, बच्चों की पढ़ाई, शादी और खुद का रिटायरमेंट, ये 3 मोटे मोटे लक्ष्य हैं उनके। तो 12 साल बाद उन्हें 25 लाख रुपए चाहिए, 15 साल बाद और 25 लाख, 19 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहते हैं और 20 साल के बाद 4 करोड़ का कॉर्पस ये बनाना चाहते हैं। तो ये हर्ष जी इनका डिटेल है और 2 मोटे इनके प्रश्न हैं इसके ऊपर कि क्या उनके जो फंड्स हैं वो ठीक है और लक्ष्य पाने के लिए कितनी रकम, मतलब एसआईपी में जो बैलेंस है वो कैसे सेटल करेंगे ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए 25, 25, 50 और फिर 20 साल बाद 4 करोड़ रुपए। तो काश विकास जी फोन लाइन ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतर होता, उन्हीं से सुनते। 2 चीजें, एक तो इतना इन्होंने अच्छा प्लानिंग किया, मतलब बैलेंस है, इनको अपने गोल्स पता है, इंश्योरेंस करवा रखा है, सीम्स टू बी प्रॉपर इंश्योरेंस, डिटेल्स नहीं है।
लेकिन सवाल जो ये पूछ रहे हैं, ये सवाल सही नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं मेरे फंड सही हैं कि नहीं। तो फंड्स इनके अच्छे हैं, काफी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि इन्होंने जो गोल्स रखे हैं और गोल्स की वैल्यू निकाली है, मुझे नहीं लगता कि सही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद महंगाई को ख्याल नहीं रखा है। बिकॉज जी शादी के लिए और पढ़ाई के लिए जो लक्ष्य हैं वो छोटे हैं। आज सुनने में 25 लाख 50 लाख 4 करोड़ बड़ी अमाउंट्स लगती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो ये 25 लाख इन्होंने कहा कि 12 साल बाद में चाहिए, उसका आज का वैल्यू है 10 लाख बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो शायद ठीक है। ठीक है, जो 15 साल बाद के 25 लाख चाहिए, उसकी आज की वैल्यू है 8 लाख, वो भी शायद दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, वो भी शायद ठीक है। बाद में उन्होंने लिखा है 50 लाख 19 साल के बाद। अब ये क्या चीज के लिए है ये शायद लिखा नहीं है, ये शायद शादी वाला होगा, तो वो 11.5 लाख रुपए बनते हैं आज के पैसों में। हाँ, तो वो शायद काफी ना हो। मोर इम्पोर्टेंटली रिटायरमेंट के लिए इन्होंने ये 4 करोड़, रिटायरमेंट का ही लक्ष्य होगा। जो 4 करोड़ का लक्ष्य है वो 86 लाख रुपए है मात्र आज की वैल्यू। तो आप समझिए कि अगर वो आज रिटायर हो जाते हैं, आज अगर वो 60 वर्ष के हैं और आज उनके पास 86 लाख हैं और उनको 20 साल और जीना है, उनकी आय हमें नहीं पता, उनके खर्चे नहीं पता, लेकिन जो बाकी तरीके की जो चीजें इन्होंने बताई है उससे मुझे नहीं लगता कि 86 लाख उनके लिए इनफ होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, हर केडिया जी का भी और दूसरे दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जब ये आप गोल सेट करें उस समय ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने अपना लक्ष्य ही सही नहीं चुना है तो रणनीति उस तक पहुंचने की सही हो ही नहीं सकती। यही करते हैं कि उसे आज की रूपी वैल्यू टर्म में ही आगे के लिए कैलकुलेट। आजकल इतने पढ़े लिखे, मतलब इतना एजुकेशन हो गया हम प्रोग्राम्स के जरिए कि उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो मेंटली एडजस्ट करते हैं, उसको प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करते बस। और इन्फ्लेशन को अपने माइंड से एडजस्ट करना मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कैलकुलेशन करना चाहिए, दैट इज माई मेन थिंग। अब रहा इनका सवाल, तो अगर यही सही, अगर इन्होंने सही लक्ष्य चुने हैं तो करीबन इनको मेरे ख्याल से इन अ मिक्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स करीबन अगर महीने का 55,000 रुपए ये अगर इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, यंग हैं अभी, बहुत ओल्ड नहीं है, 36 साल के हैं शायद, तो 80-90% तक ये इक्विटी में कर सकते हैं। सिस्टमैटिकली करें तो 10% गोल्ड में करें अगर मैरिज का गोल है तो, या 10-20% पीपीएफ में कर सकते हैं फॉर द रिटायरमेंट गोल। इस तरीके से एक बैलेंस रह जाएगा इक्विटी में और डेट में। और जैसे जैसे लक्ष्य पास में आते जाए, निकलना भी सिस्टमैटिकली चाहिए, राइट, घुसना भी सिस्टमैटिकली चाहिए, निकलना भी सिस्टमैटिकली चाहिए। तो वो उनको ध्यान रख के अगर वो निकलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और इन्वेस्टमेंट एक एक गोल से लिंक कर दें, इस गोल के सामने ये इन्वेस्टमेंट, इस गोल के सामने ये इन्वेस्टमेंट, उससे इन्वेस्टमेंट्स की एक पर्सनालिटी बनती है। तोड़ने का जो एक कभी टेम्पटेशन होता है वो शायद ना हो, क्योंकि जब तोड़ते हैं तो उनको पता है कि ये मेरे इस बच्चे की पढ़ाई वाले पैसे हैं, इसलिए लिंक करना हम लोग सजेस्ट करते हैं। और मैं विकास जी से भी आग्रह करूंगा, दर्शकों से भी, कि प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल हेल्प श्योर कॉस्ट लगती है, लेकिन उसको लेने से कई ऐसी चीजें आपको समझ में आएगी जो शायद सिर्फ पढ़ने से या टीवी प्रोग्राम देखने से शायद ना आ पाए। राइट, तो विकास जी आपके लिए एक बहुत विस्तार से यहाँ पर सलाह दे दी हर्ष जी ने, और काफी प्रैक्टिकल बातें भी बताई हैं जो ना सिर्फ आपके लिए, बाकी तमाम और जो दूसरे दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर है कि आप थोड़ा रियलिस्टिक बनाएं अपने गोल को, आगे इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा उस हिसाब से तय करें। बाकी बहुत कुछ आपने ठीक कर रखा है, बता भी दिया कि 55,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना, और बहुत ही खूबसूरत बात कि हर लक्ष्य के सामने कुछ चीजें लगा दें कि ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए, इसलिए कभी भविष्य में लगे भी कि इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं वहां नहीं, तो आपको पता हो कि आप अपने किस लक्ष्य के साथ कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं। और जो और महत्वपूर्ण बात की, ठीक है ये थोड़ा कॉस्ट लग सकती है, लेकिन फिर भी आप अगर सही सलाह ले लें, एक फाइनेंशियल प्लानर से समझ ले चीजों को, तो वो आपको भविष्य में आपकी न सिर्फ कई अच्छे आपके निवेश को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि कोई गलती होने से भी आपको बचा लेगा, जो एक तरीके से आपकी बचत ही होगी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। योर मनी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एक और कॉलर हमारे साथ विजय, जो अभी तक फोन लाइन पर थे लेकिन इत्तेफाक से इस वक्त फोन पर नहीं है। बहरहाल सवाल उनका बड़ा खूबसूरत सवाल है। उनकी उम्र 60 साल है और रिटायरमेंट फंड से या रिटायरमेंट से उन्हें मिले हैं 55 लाख रुपए। विजय कहते हैं कि 25 लाख में इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और अपने पोते के लिए, और 5 से 6 साल का लक्ष्य उन्होंने इसके लिए रखा है। तो अब क्या उनके लिए सही ऑप्शन होगा? तो आइए ये हर चीज से सवाल पूछने सर, अपने पोते के लिए है और पैसे निवेश करना चाहते हैं, 55 लाख रुपए मिले, उसमें से 25 के लिए उन्होंने बोला है कि ये लगाना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या सबसे उत्तम उपाय होगा? थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा। जैसे अगर हम जब एयरप्लेन में सफर करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं तो सबसे पहले अपना लगाएं, फिर अपने किसी रिलेटिव को हेल्प करने की कोशिश करें। रिटायर्ड पर्सन के लिए ये जरूरी करना बहुत जरूरी है कि ये पैसे क्या वो दे सकते हैं कि उनको उस पर कुछ अख्तियार रखना है और उनकी जिंदगी के बाद वो देना चाहते हैं। ये बहुत अहम डिसीजन है जो कई क्लाइंट जैसे हमारे हैं वो लेते हैं और वो लेना चाहिए, क्लियरली लेना चाहिए, बिकॉज उस डिसीजन के बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज हो सकता है। अब जहां तक विजय सिंह जी का सवाल है, आई थिंक वो ये चाह रहे हैं कि ये पैसे वो पोते के लिए ही हैं, उनका बाकी का बंदोबस्त है। ऐसा लेट अस होप कि वो प्रॉपर बंदोबस्त है, ये उनको देने। तो पोता तो अभी यंग है, तो क्लियरली इक्विटी की रिस्क ले सकते हैं, ऑल्दो कभी भी एक मुश्त में इक्विटी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर 5-6 साल का ही नजरिया है कि पोते को 5-6 साल बाद वो पैसे चाहिएंगे, तब समथिंग लाइक मंथली इनकम प्लान, हाइब्रिड फंड जिसमें डेट ज्यादा हो और इक्विटी कम हो, ऐसे फंड्स वो चूज कर सकते हैं। अब आजकल बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी आए हैं उसमें, जैसे एक ICICI प्रू का इक्विटी इनकम है जिसमें डेट पोर्शन में सर्टन आर्बिट्राज पोर्शन है। उसकी वजह से वो ऑल्दो है डेट ओरिएंटेड, लेकिन चूंकि इक्विटी ज्यादा है उसमें, इसलिए उसका टैक्स इम्प्लीकेशन इक्विटी जैसा है। तो इसलिए वो टाइप के फंड्स वो चूज कर सकते हैं। 5-6 साल का नजरिया है तो बैलेंस्ड फंड भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्त न डालें इसको। कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डालकर सिस्टमैटिकली हर महीने उसको 5 साल 25,000 रुपए हर अमाउंट ज्यादा है इनकी, 25 लाख है, तो वो उस हिसाब से उसको डाल सकते हैं। दोज आर दी ऑप्शंस। राइट। तो विजय जी, उम्मीद करेंगे कि आप अपने पोते के लिए जो प्लान सब कुछ करना चाहते हैं, अब यहाँ रुंगटा साहब की सलाह के बाद आप उसे अच्छी तरह सोच समझ के करेंगे और उनका ऑक्सीजन वाली बात भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी के साथ योर मनी के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। हर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। और आप भी हमसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस से जुड़े अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हमें आप ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। तो आज के लिए योर मनी में इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।